भावभूति, बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए और बोलिए दुत घटोच्चक कर्णभार। दुत घटोच्चक कर्णभार के लेखक बोलिए कौन? दुत घटोच्चक। ठीक है, ठीक। तो बताइए किनको बोले? आप खड़ा हो जाइए, बताइए दुत घटोच्चक और कर्णभार उरुभंग के लेखक कौन? भास है, ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा होइए सर और बताइए, बोलिए तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। बैठ जाइए। आप खड़ा होइए सर और बताइए अमर कोश के लेखक कौन? कौन है? अमर सिंह, जो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, नवरत्न में भी थे अमर सिंह। आप खड़ा होइए सर, बताइए अवंती सुंदरी के लेखक कौन? और 10 कुमार चरित के भी। अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित के लेखक कौन? तो दंडी। बैठ जाइए। आप खड़ा होइए सर, टोपी पहने जो, बोलिए तो शाहनामा के रचयिता कौन? फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन? बैठ जाइए। आप खड़ा होइए सर, बोलिए साहित्य लहरी सूरसागर सूरदास। चलिए खड़ा हो जाइए सर, बोलिए बोलिए तो हमीर महाकाव्य के कौन? नय चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन? नय चंद्र सूरी। बैठ जाइए। आप खड़ा होइए सर और बोलिए मेघ आप बोलिए गौड़वाहो के लेखक कौन? गौड़वाहो। वाक्यपति। चलिए खड़ा होइए सर आप और बोलिए चंद्रवरदाई के लेखक कौन? पृथ्वीराज रासो। आप खड़ा होइए सर, बताइए। आप खड़ा हो जाइए और बोलिए बोलिए दाय भाग के लेखक कौन? जिमुत वाहन। दाय भाग के लेखक जिमुत वाहन। चलिए अब हम लोग मिलाते हैं एक एक कर करके, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो क्या बाकी है? क्या? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम लोग, गरजता 40 प्रचंड 50 और चिखता 60। यह जो कैसा पवन नहीं है, प्रचलित पवन को ही, प्रचलित पवन तो है ये है, क्योंकि पछुआ पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। अस्थाई पवन तो है ये है, प्रचलित पवन को भी अस्थाई पवन कहते हैं। हाँ, तो हम भी यही सोच के लिखे थे, लेकिन पता चला बाद में प्रचलित और पछुआ तो प्रचलित का उदाहरण है, ठीक है ना? इसलिए नहीं कर दिए बाद में, ठीक है? तो क्वेश्चन सही हो गया और आंसर हो जाएगा कौन? स्थानीय पवन नहीं है। प्रचलित पवन को ही अस्थाई पवन कहते हैं, अस्थाई पवन का उदाहरण है कौन? पछुआ पवन। तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा? स्थानीय पवन नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, क्या उसमें नहीं दिख रहा है? लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या? है ना? तो फिर तो नहीं, तो पूरा एकदम गौर से देखना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सभी कोई बातों को समझिए। मानसून पवन, स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? मानसून पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, ये सब जो है मौसमी पवन का उदाहरण है। मौसमी पवन यानी कि डी, मौसमी पवन के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आल्पस पर्वत की उतरने वाली गर्म और उत्तरी ढाल से नीचे शुष्क हवा को क्या कहते हैं? फौन कहते हैं। चिनुक तो कहते हैं रॉकी पर्वत ना, तो फौन आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं? हर मटन, जो कि गिन्नी तट पर बहती है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो अरब के रेगिस्तान में इसको
सिमुम कहते हैं, सिमुम। अरब रेगिस्तान में क्या बोलते हैं? सिमुम। चलिए अब आ गया ये। उत्तरी अमेरिका में के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में, तो उसको ब्लैक रोलर कहते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को ब्रिक फिल्डर कहते हैं। गर्म शुष्क हवा ये क्या है? ईरान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को प्रसन्न लिखा गया है। कैसे? ई को इस टाइप में पढ़ लिया होगा। तो याद रखिए, ये क्या आपके कॉपी में तो सही लिखा हुआ है। ईरान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? सामुन कहते हैं। ईरान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा सामुन। निम्नलिखित में से कौन सा पवन एक व्यापारिक पवन नहीं है? तो व्यापारिक पवन कौन सा एक व्यापारिक पवन, कौन सा? क्वेश्चन क्या ऐसे ही है क्या? कौन सा एक व्यापारिक पवन नहीं है? व्यापारिक पवन नहीं है तो ये लिखना चाहिए था कौन सा एक पछुआ व्यापार, कौन सा एक जो है प्रचलित पवन नहीं है या स्थायी पवन नहीं है। यहाँ पर प्रचलित कर दीजिए, तब बताइए तो कौन आंसर होगा? प्रचलित पवन यानी कि ध्रुवीय पवन है प्रचलित पवन, और व्यापारिक पवन भी है, पछुआ पवन भी व्यापारिक पवन है। स्थलीय समीर जो है यह एक मौसमी पवन है। तीन प्रकार के पवन पढ़े ना थे, एक अस्थाई, एक मौसमी और एक जो है स्थानीय। तो कौन एक जो है प्रचलित पवन नहीं है यानी कि अस्थाई पवन नहीं है? तो कहेंगे स्थलीय समीर एक अस्थाई पवन नहीं है, अस्थाई पवन है, मौसमी पवन है। तब इसका आंसर हो जाएगा यह। अब आ जाइए, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो नॉरवेस्टर बोला जाता है, नॉरवेस्टर। इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या बोला जाता है? सिमुम, सामल, नॉरवेस्टर, सामुन। तो इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को बोलते हैं, याद रखिए, सामल। सामल बोला जाता है। इराक और फारस की खाड़ी में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को सामल बोला जाता है। फिर है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम की बांधवगढ़। ये नहीं है क्वेश्चन, ये दूसरा, ये वही है, वो दूसरा वाला खींच लिया इसमें। चलिए दीजिए इधर से, तो इसमें तो होगा ना। चलिए आ जाइए अब इधर। क्या है? क्या है 12 में? जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या बोला जाता है? तो ये हो जाएगा कोयम्बैंग। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। रूस और कजाकिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं सुखोवे। उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं लू, और दक्षिणी पूर्वी ईरान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी ईरान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं सोलैनो। 16 का आंसर है सोलैनो। चलिए अब आ जाइए इधर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे कौन? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन? विनोबा भावे। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? गैरी बोल्डी ने। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस की हेनरी ड्यूरेंट ने। तो कौन हो जाएगा? अच्छी। और कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। आंसर हो जाएगा सी, कालिदास। साहित्य लहरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक कौन? सूरदास। साहित्य लहरी, सूरसागर के लेखक कौन? सूरदास। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? यह जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। 5 का है। निर्मल हृदय कौन है? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय कौन है? मदर टेरेसा।
और पौनार आश्रम कौन? विनोबा भावे। पौनार आश्रम से संबंध किनका है? विनोबा भावे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन? विज्ञानेश्वर। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक के लेखक कौन है? महर्षि भर्तृहरि। किसके लेखक बोलिए? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक के लेखक कौन? महर्षि भर्तृहरि। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष, यशपाल, वसुमित्र, सूरदास। तो कहेंगे बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष, यानी 10 का आंसर ये हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है, अब आइए आर्यविले आश्रम पुदुचेरी की स्थापना। पुदुचेरी में जो आर्यविले आश्रम किसने किया है? विनोबा भावे ने, यानी आंसर हो जाएगा बी। और लीग ऑफ नेशंस के कौन? वुडरो विल्सन, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसने किया? वुडरो विल्सन ने। संयुक्त राष्ट्र जो 1920 में बने। बोलिए किसमें? बोलिए क्वेश्चन बोलिए। गारिच है ना, तो क्या बोले थे? नहीं नहीं, दक्षिणी पूर्व में बनने वाली गर्म शुष्क हवा को गारिच कहेंगे। गारिच कर लेना है 16 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इधर ये लीग ऑफ नेशंस के लेखक कौन? वुडरो विल्सन। और विश्व भारती के लेखक कौन? विश्व भारती की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। मराठी प्राकृतिक का सेतुबंध के परवरसेन द्वितीय। क्लियर है? मिला लिए परवरसेन द्वितीय? मिला रहे कि नहीं? क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं मिला है? क्यों? वहां से क्वेश्चन लेके आइए, उठ तक नहीं रहे हैं। वहां पर है क्वेश्चन, नहीं है क्या? तो मतलब ऐसा, मतलब ले नहीं आ सकते, बैठिए तो बैठ ले रहेंगे, जाइए क्वेश्चन लेके आइए। क्या? अच्छा पेमेंट, पेमेंट काहे नहीं कर दिए हैं क्या? नहीं तो क्वेश्चन दे देना चाहिए, जाइए ले आइए, तो क्वेश्चन ले आइए। क्या आप ले आए? आपका कहाँ है? और जाइए क्वेश्चन लेके आइए, क्वेश्चन लेके आइए और पेमेंट कर दीजिएगा आप लोग, जाइए ले लीजिए वहाँ से क्वेश्चन लेके आइए। क्योंकि फोटोकॉपी कराने में पैसा लगता है ना, है कि नहीं? और देख रहे हैं स्टूडेंट वगैरह सब बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, की बात है क्या? 2 बार दिया है तो 2 बार आंसर कर देना है। क्या क्या है 11 नंबर में? बोलिए। विश्व भारती, आर्यविलो, आर्यविलो के कहें इसमें कौन? अरविंद घोष। अच्छा अरविंद घोष होगा ना, विनोबा भावे नहीं। भूदान आंदोलन के होगा विनोबा भावे। आर्यविलो आश्रम कौन? अरविंद घोष। और लीग ऑफ नेशंस के कौन? वुडरो विल्सन। विश्व भारती के लेखक कौन? के में है? कैसे नहीं सर? विश्व भारती के लेखक कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए आ जाइए मराठी प्राकृतिक आप सेतुबंध के कौन? परवरसेन द्वितीय। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन? मृक्ष कटिकम के शूद्रक। राजकुमार चरित अवंती सुंदरी के लेखक कौन? चंडी। वात्स्यायन के लेखक दाय भाग। वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन? दाय भाग ने, दाय भाग। किरातुर्जुनियम के लेखक कौन? भारवी। किरातुर्जुनियम के लेखक ऑप्शन है क्या? कौन सी का? नहीं देखिए क्या पढ़े थे? वात्स्यायन। वात्स्यायन की पुस्तक है क्या? क्वेश्चन है। अच्छा ये काम सूत्र आंसर हो जाएगा। वात्स्यायन कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो काम सूत्र हो जाएगा। इसका दाय भाग नहीं, जिमुत वाहन। जिमुत वाहन पुस्तक, जिमुत वाहन ने पुस्तक लिखा है कौन सी? दाय भाग। और ये हो जाएगा वात्स्यायन के कौन? काम सूत्र। चलिए जल्दी आइए इधर। किरातुर्जुनियम के लेखक कौन? भारवी। और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। फिर ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। और इधर हम लोग को जानना है हम लोग पढ़ रहे थे ठंडी हवा, गर्म हवा तो सब पढ़ लिए, क्वेश्चन भी सेट हो गया। अब हम लोग को जानना है एक बार और बता दीजिए सभी को जल्दी जल्दी। न्यूजीलैंड की हवा कौन है? नॉर्वेस्टर। कोयम्बन कहाँ के? इंडोनेशिया के।
और शामल कहाँ के? इराक फारस की खाड़ी में कौन सी? शामल, है ना। और बताइए अरब रेगिस्तान में कौन? सामुम, है ना। और बताइए अगर ईरान में कहेंगे तो कौन? सामुन, सामुम नहीं, सामुन। और दक्षिणी पूर्वी ईरान जो है वहां पर कौन सी? वहाँ गारिच। अल्लू उत्तरी भारत में हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा अयाला, ठीक है ना। सुखोवे रूस कजाकिस्तान में, रूस कजाकिस्तान में कौन सी? सुखोवे, रूस कजाकिस्तान में सुखोवे। तो ये सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग को जानना है ठंडी हवा। बिल्ली बाव अलास्का में बहने वाली ठंडी हवा को कहते हैं बिल्ली बाव। अभी सब मैप से भी देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अलास्का में बहने वाली गर्म शुष्क हवा शीतल हवा को क्या बोलते हैं? बिल्ली बाव। एडियाटिक तट में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? बोरा। स्पेन और फ्रांस से बहने वाली शीतल हवा को मिस्ट्रल। रूस में बहने वाली शीतल हवा को बुरान। रूस में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? बुरान। और रूस में बुरान। दक्षिणी फ्रांस में क्या हो गया? बाइज। दक्षिणी फ्रांस में बाइज। फ्रांस के दक्षिणी भागों में ठंडी ठंडी हवा बहती है जिसे बाइज कहते हैं। फ्रांस के दक्षिणी भागों में ठंडी ठंडी हवा बहती है जिसे बाइज कहते हैं। अर्जेंटीना में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? पैम्पीरो। अर्जेंटीना में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? पैम्पीरो। और ब्राजील में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? फ्रियाजेम। ब्राजील में बहने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं? फ्रियाजेम। शीतल हवा ब्राजील की क्या हो गया? फ्रियाजेम। और नार्दर नार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली शीतल हवा कौन हो गया? नॉर्दर नार्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली शीतल हवा का नाम क्या हो गया? नार्दर नार्टी। शीतल हवा है अमेरिका की, नार्दर और नार्टी। और दक्षिण अफ्रीका में पोनेंटी। दक्षिण अमेरिका में बोलिए, दक्षिण अफ्रीका में बोलिए तो कौन सी? पोनेंटी। और बरगस पढ़े थे गर्म हवा, याद है? बरगस क्या पढ़े थे? गर्म हवा। और दक्षिण अफ्रीका में एक और हवा पढ़ेंगे, केप डॉक्टर। इसी को टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। केप डॉक्टर हवा को क्या कहते हैं? टेबल ब्लॉक। क्या कि एकदम केप कहते हैं स्थलीय भाग जो समुद्र में कोनाकार आकार में नजर आ रहा है, समुद्र के बीच में ऐसे कोना आकार में स्थलीय भाग ऊपर नजर आ रहा है, तो उसे कहते हैं केप। तो उसी एरिया में हवा बहती है दक्षिण अफ्रीका में, तो उसे कहते हैं टेबल ब्लॉक, ठीक है ना। और इस हवा को कहते हैं केप डॉक्टर हवा भी, ठीक है। तो डॉक्टर हवा एक अलग है, केप डॉक्टर अलग है। हर मटन को कहते हैं हर मटन को कहते हैं डॉक्टर हवा, और टेबल ब्लॉक को कहते हैं केप डॉक्टर। एक दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और एक पोनेंटी, एक क्या पढ़े? पोनेंटी। दक्षिण अफ्रीका में ठंडी हवा दूगो, एक पोनेंटी और एक केप डॉक्टर। केपे डॉक्टर को कहेंगे टेबल ब्लॉक। केपे डॉक्टर को क्या बोलेंगे? टेबल ब्लॉक। ध्यान दीजिए सभी को, पढ़ाई में मेहनत है, ठीक उसी प्रकार से जैसे खेत में कुदाल चलाना होता है तो मेहनत होता है, उसी प्रकार से मेहनत करने से भागेंगे, सोचेंगे कि आनंद आए पढ़ाई में, तो नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा आनंदे आता पढ़ाई में तो सब कोई पढ़ करके नौकरी ले लेता, ठीक है। इसलिए एकदम कंसंट्रेशन बना के सुनिए, पढ़िए, याद करिए। टेबल ब्लॉक, केप डॉक्टर और एक पोनेंटी। और ध्यान दीजिए पैपा गायो, पैपा गायो, मेक्सिको की शीतल भरी हवा को क्या कहते हैं? पैपा गायो। मेक्सिको कहाँ है? क्लियर है ना? अलास्का, कनाडा, अमेरिका, उसके नीचे मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका में। तो मेक्सिको में जो शीतल भरी हवा चलती है उसे कहते हैं पैपा गायो। मेक्सिको में शीतल भरी हवा को क्या कहते हैं? पैपा गायो, याद रखना है। मेक्सिको में शीतल भरी हवा को क्या कहते हैं? पैपा गायो, ठीक है। याद करेंगे, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, फिर याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन 7-8 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो जरूर याद रहेगा, एग्जाम तक जरूर बना के आएंगे। और सबके लिए उतने समय है, इतना आप इतने समय में याद भी कर सकते हैं, इसलिए प्रयास जारी रखना है। आखिर कोई याद करके ना रिजल्ट लेता है, रिजल्ट तो होता है 500 में एगो के होता है अच्छा रिजल्ट, और 100 में एगो के होता है बिहार पुलिस वगैरह ये सब, ठीक है ना। 500 में एगो के होता है, तो वास्तव में जो है अच्छा रिजल्ट दरोगा वगैरह ये सब 500 लेकर में एगो का होता है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें वो याद करता होगा, बीच में सब कोई सरेंडर बोल देता होगा, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, फिर पढ़िए नहीं रहा है, तो वो है 499 गोले का, समझ रहे हैं ना। आज वही 499 से बेस्ट है, वो एकदम रेगुलर है,
पढ़ रहा है, घर पर याद कर रहा है, उसको मेहनत कर रहा है, कुदाल चला रहा है बार बार, तो फसल उसका अच्छा होगा ही होगा। और जो बीचे में छोड़ छोड़ देगा कहाँ से होगा? इसलिए इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसे ही पैपा गायो बोलिए तो कहाँ के हो गया? मैक्सिको के। पैपा गायो बोलिए कहाँ के? और बताइए पैपा गायो हो गया कहाँ के? बोलिए तो मैक्सिको के। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मेस्ट्रल। मिस्ट्रल कहेंगे, इधर पढ़े थे ना मिस्ट्रल, स्पेन फ्रांस में। स्पेन फ्रांस में बोलिए तो क्या पढ़े थे? मिस्ट्रल। स्पेन फ्रांस में क्या पढ़े थे? मिस्ट्रल। अब मैस्ट्रल कहाँ पढ़ेंगे? उत्तरी इटली में। उत्तरी इटली में क्या पढ़ेंगे? मैस्ट्रल। और स्पेन फ्रांस में क्या पढ़ेंगे? मिस्ट्रल। और उत्तरी इटली में क्या पढ़ेंगे? मैस्ट्रल। इधर याद करिए जी, क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग बात करें इधर, तो उत्तरी इटली में क्या बोलेंगे? मैस्ट्रल। और स्पेन फ्रांस में क्या बोलेंगे? मिस्ट्रल। और नेवाडोस, इक्वाडोर। इक्वाडोर तो जानते हैं, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहाँ कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपैक्सी। याद है ना? तो वहीं इक्वाडोर में, उसी इक्वाडोर में जो शीतल हवा चलती है उसे कहते हैं नेवाडोस। इक्वाडोर की शीतल हवा कौन है? नेवाडोस। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातीय हवा भी है, ठंडी हवा भी है। चक्रवातीय हवा भी है, ठंडी हवा भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? बिल्ली बिल्ली। क्या बोलते हैं बोलिए तो? और पूर्वी ईरान में क्या बोलते हैं? सिस्तान। पूर्वी ईरान, ईरान में हम लोग पढ़े थे। दक्षिणी पूर्वी ईरान में गारिच, ईरान में सामुन। और शीतल हवा एगो याद रख लीजिए, कौन सी? सिस्तान। पूर्वी ईरान की शीतल हवा कौन हो जाएगा? सिस्तान। सूडान, सूडान की शीतल हवा हबूब है। चलिए बताइए सभी कोई, सूडान की शीतल हवा कौन है? सूडान की शीतल हवा कौन है? हबूब। सूडान की शीतल हवा कौन है? हबूब। सूडान की शीतल हवा कौन है? हबूब। इधर अफ्रीका क्या हो गया? अफ्रीका महादेश में टुंडा प्रदेश में कौन है? पुरगा। टुंडा प्रदेश में पुरगा कहाँ? टुंडा। टुंडा प्रदेश यानी ठंडे वाला प्रदेश, कनाडा, अमेरिका में, ग्रीनलैंड में जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर एक शीतल हवा चलती है जिसका नाम है पुरगा। मुर्गा नहीं, कौन सी? पुरगा। ध्यान दीजिए। अगर कहें बोलिए तो बिल्ली बाव कहाँ के हो गया? अलास्का। और बोड़ा कहाँ के? एडियाटिक तट, इटली के, इटली में ही हो गया। एडियाटिक तट इटली की सीमा लगती है, और भी सारे अल्बानिया ये सब की भी सीमा लगती है। तो एडियाटिक तट में जितना भी देश सब है उस सब में जो है शीतल हवा को कहेंगे, उसको कहेंगे कौन सी? बोड़ा। और बोलिए स्पेन फ्रांस की शीतल हवा कौन है? मिस्ट्रल। वहीं उत्तरी इटली में कहेंगे तो कौन सी? मैस्ट्रल। और बुरान कहाँ की शीतल हवा है? रूस की। बुरान कहाँ की शीतल हवा? रूस की। और दक्षिण फ्रांस की कौन सी? बाइज। दक्षिण फ्रांस की शीतल हवा बोलिए, दक्षिण फ्रांस की शीतल हवा बोलिए, बाइज। और अर्जेंटीना की शीतल हवा कौन? पैम्पिरो। अर्जेंटीना की शीतल हवा कौन? पैम्पिरो। ब्राजील की शीतल हवा कौन? फ्रियाजेम। चलिए बोलिए ब्राजील की शीतल हवा कौन? फ्रियाजेम। ब्राजील की शीतल हवा। और अमेरिका में दो हवा कौन? नॉर्दर्न आर्टी। अमेरिका में शीतल हवा कौन? नॉर्दर्न आर्टी। और दक्षिण अफ्रीका में शीतल हवा कौन? पोनेंटी। बोलिए दक्षिण अमेरिका में शीतल हवा कौन? नहीं, दक्षिण अफ्रीका में शीतल हवा कौन? पोनेंटी। अफ्रीका में, अमेरिका में नहीं। दक्षिण अफ्रीका में शीतल हवा कौन? पोनेंटी। और मेक्सिको में कौन? पैपा गायो, मेक्सिको में। और बताइए उत्तरी इटली में कौन? मैस्ट्रेल। इक्वाडोर में कौन? नेमाडोस। ऑस्ट्रेलिया में कौन? बिल्ली बिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में कौन? बिल्ली बिल्ली। आप बताइए पूर्वी ईरान में कौन? सिस्तान। पूर्वी ईरान की शीतल भरी हवा को क्या बोलते हैं? सिस्तान बोलते हैं। और सूडान की शीतल हवा को क्या बोलते हैं? हबूब। और टुंड्रा प्रदेश की शीतल हवा को क्या बोलते हैं? पुरगा। टुंड्रा प्रदेश की शीतल हवा को क्या बोलते हैं? पुरगा। और बताइए केप डॉक्टर कहाँ की शीतल हवा? दक्षिण अफ्रीका। इसी को क्या बोलते हैं? टेबल ब्लॉक। तो उत्तरी, अब महादेश महादेश के हिसाब से देख लीजिए। तो महादेश में उत्तरी अमेरिका महादेश में कौन कौन आता है? अलास्का आता है कि नहीं? तो बिल्ली बाव। उत्तरी अमेरिका में देख रहे हैं कई शीतल हवा है, और फिर मैप से देख लेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में शीतल हवा कौन है? अलास्का में बिल्ली बाव, क्योंकि अलास्का पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। और इधर से कोई नहीं। डायरेक्ट नॉर्दर्न आर्टी। नॉर्दर्न आर्टी कहाँ पर हो जाएगा बोलिए तो? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में नॉर्दर्न आर्टी। और मेक्सिको में पैपा गायो। और कोई नहीं है। तो चार को याद रख लेना है। उत्तरी
अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कितना हो गया? 4 शीतल भरी हवा। ठीक है। पानी अगर पीते रहे ना, याद करके आप लोग को रोक रोक तो हमारा तबीयत ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि बोलने में एनर्जी लगता है, पानी से मिल जाएगा। पानी में एनर्जी रहता है क्या, पता है? पानी में एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन पाचन तंत्र को ठीक रखता है। तो ध्यान दीजिए सभी कोई। 4 परे उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कई गो पढ़ेंगे? देखिए तो दक्षिण अमेरिका में कौन आता है? इधर से अलास्का, एडियाटिक तक, स्पेन, फ्रांस, दक्षिण फ्रांस, ब्राजील आएगा। ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में पड़ता है कि नहीं ब्राजील? तो ब्राजील में शीतल भरी हवा को क्या कहते हैं? फ्रियाजियम। और इधर से इक्वाडोर आता है दक्षिण अमेरिका में। तो इक्वाडोर की शीतल हवा कौन हो गया? नेवाडोस। और इधर से कोई नहीं आता है, तो 2 गो बस याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के 2 गो शीतल हवा बोलिए तो कौन? तो ब्राजील के फ्रियाजियम और इक्वाडोर के नेवाडोस। ब्राजील के फ्रियाजियम और इक्वाडोर के नेवाडोस। अब आना है अफ्रीका महादेश। तो दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र जो है उसे वहां पर क्या बोलते हैं? टेबल ब्लॉक या डक्टर हवा, केप डक्टर। चलिए, और इधर से अच्छा, इसमें एक अर्जेंटीना भी तो आ जाता है दक्षिण अमेरिका में, तो क्या कहेंगे? पैम्पीरो। अर्जेंटीना के 3 गो हो गया। और चलिए अफ्रीका में अब देख लीजिए, तो अफ्रीका में सूडान आता है कि नहीं आता है? सूडान की शीतल भरी हवा को हबूब। हबूब कहाँ के शीतल भरी हवा है? सूडान के। ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, उत्तरी इटली, मेक्सिको। दक्षिण अफ्रीका के कौन? पोनेंटी। दक्षिण अफ्रीका के पोनेंटी। और बाकी अब ऊपर कोई नहीं है। तो बस एक सूडान के हबूब, सूडान के हबूब, और नीचे दक्षिण अफ्रीका में क्या बोले? उत्तरी अमेरिका में तो पढ़िए लिए, पेपागायो। नहीं पढ़े थे क्या? अलास्का में बिल्ली बाओ, मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका में नॉर्दर्न नाटी, यूएसए में नॉर्दर्न नाटी, और मेक्सिको में पेपागायो, ब्राजील में फ्रियाजेम, और इक्वाडोर में नेवाडोस, और अर्जेंटीना में पैम्पीरो, और अफ्रीका में पढ़े सूडान में हबूब, और दक्षिण अफ्रीका में केप डॉक्टर, टेबल ब्लॉक, और एक और पढ़े थे एक दक्षिण अफ्रीका में कौन सी? पोनेंटी। यही ना। अब आना है यूरोप में। तो यूरोप में शीतल भरी हवा एडियाटिक तट के पास कौन है? बोड़ा है। एडियाटिक तट के पास कौन? बोड़ा। और स्पेन फ्रांस में कौन सी? मिस्ट्रल। रूस में कौन सी? बुरान। और फिर इधर 3 गो हो गया। एडियाटिक तट में बोड़ा, स्पेन फ्रांस में मिस्ट्रल, रूस में बुरान। यानी एडियाटिक तट में बोड़ा, स्पेन फ्रांस में मिस्ट्रल, रूस में बुरान, बुरान। और उसके बाद जो है, अब उसके बाद इधर से है क्या यूरोप में कोई देश? यूरोप में, यूरोप उत्तरी इटली में कौन सी? मेस्ट्रल, चौथा। और कोई इधर से अब नहीं है। तो मिस्ट्रल, मेस्ट्रल, बोड़ा, मिस्ट्रल, मेस्ट्रल, बोड़ा, और एक और कौन? बोड़ा और बुरान। मिस्ट्रल, मेस्ट्रल, बोड़ा, बुरान। मिस्ट्रल, मेस्ट्रल, बोड़ा, बुरान। ये कहाँ पर है बताइए तो? यूरोप में। मिस्ट्रल कहाँ के? मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस। मेस्ट्रल कहाँ के? उत्तरी इटली। और बुरान कहाँ के? रूस के। और बोरा कहाँ के? एडियाटिक तट के। बोरा कहाँ के? एडियाटिक तट के। याद होगा कैसे नहीं? दिमाग है, आंख नाक मुंह कान सब है, किताब है, समय है, रूम मिला है पढ़ने के लिए, तो याद कैसे नहीं होगा? इतने कामें हैं, समय पर्याप्त है। 24 घंटा कम समय होता है का? 2 घंटा तक पढ़िए तो कितना से कितना गर्दा उड़ा दीजिएगा, अगर ऐसे ही रट रट के पढ़िएगा तो। समय भी बहुत है, बशर्ते एक्टिव होकर के बस काम को करना है। तो हम लोग यूरोप भी पढ़ लिए, अफ्रीका भी खत्म। अब एशिया। एशिया में याद रखिए, एशिया में इधर से एशिया में तो नहीं है।
एशिया में है क्या? हाँ, पूर्वी ईरान में कौन सी? सिस्तान। पूर्वी ईरान में बोलिए तो सिस्तान। पूर्वी ईरान में कौन कह देंगे? सिस्तान। और कोई है? नहीं, बस को याद रखना है। पूर्वी ईरान में कौन सी? सिस्तान। पूर्वी ईरान में कौन सी? सिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में, अब याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन है? बिल्ली बाव। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। और अलास्का में कौन सी है? बिल्ली बाव। तो याद हो गया सबकी निको। चलिए एक बार देखिए, अलास्का में कौन? और एडियाटिक तट बोड़ा। मिस्टल कहाँ है? स्पेन फ्रांस। और बुरान कहाँ है? रूस। बाइज कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस। और बोलिए पैम्पिरो कहाँ? अर्जेंटीना। क्रियाजम कहाँ? ब्राजील। नॉर्दर्न नाटी कहाँ? अमेरिका। पोनेंटी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और पेपागायो कहाँ? मैक्सिको। मेस्ट्रल कहाँ? उत्तरी इटली। नेमाडोस कहाँ? इक्वाडोर। चलिए बताइए, बिल्ली बिल्ली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। और सिस्तान कहाँ? पूर्वी ईरान। सिस्तान कहाँ? और बताइए हबूब कहाँ? सूडान। और बताइए पुरगा कहाँ? टुंडा प्रदेश। केप डॉक्टर कहाँ? दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र। टेबल ब्लॉक कहाँ? दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र। चलिए, तो इस तरीका से हम लोग टोटल या हवा, हम लोग शीतल भरी हवा और शुष्क हवा सब 42-43 को हम लोग याद कर लिए। अब हम लोगों को जानना है, क्या बोले? जेट प्रवाह, यही ना इसके ऊपर है। जेट प्रवाह से पढ़ना है। तो देखिए, क्षोभ मंडल हम लोग कहते हैं परिवर्तन मंडल को, संवहन मंडल को, अधोमंडल को और ट्रोपोस्फीयर, संवहन मंडल, अधोमंडल, ठीक है ना, संवहन, इस सब को कहते हैं, इस सब क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो इस सब जीरो से लेके पृथ्वी की सतह से ऊपर में 13 किलोमीटर एवरेज, और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के पास याद रखिए कितना? 8 किलोमीटर के पूरा हवा को कहते हैं क्षोभ मंडल। इस मंडल में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संकरा यानी पतला नली के आकार में और सांप के आकार में इसे ऊपर की ओर जो चलती है, ऐसे पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। कैसा हो? पतला हो, ज्यादा मोटा नहीं, घनशंकरा का मतलब नली के आकार में, एक फिक्स नली में, ठीक है ना, एक फिक्स नली की तरह, और विसर्पी माने घूमते हुए ऐसे इस रूप में सांप की तरह जो हवा चलती है, उसी को कहते हैं जेट प्रवाह। और ये नहीं कि ऊपर में समतल भी, समझ रहे ना, समतल भी हवा ऐसे चलेगी एकदम, बहुत ज़्यादा एरिया में ले कवर करके नहीं, कम एरिया, और एक नली की भांति मुड़ान भी, समझ रहे ना, इस टाइप से गोल, और ज़्यादा मोटा नहीं, और उसके बाद सांप की भांति अगर विसर्पी रूप में जो हवा चलती है, उसे कहते हैं कौन सी? जेट प्रवाह। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जनरली चलती है, 6 से नीचे नहीं। 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसका गुण है जेट प्रवाह स्ट्रीम के। ध्यान दीजिए, या किधर से डायरेक्शन है इसका? पश्चिम से पूरब जब भी बहेगी, या पश्चिम से पूरब, यानी उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, माने इधर से ऐसे बहेगी, ठीक है ना, इससे हवा बहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन में हवा बहती है, इधर दायां, माने दायां से बायां तरफ, दायां से बायां तरफ जो बहती है हवा, उसको हम लोग कहते हैं जेट प्रवाह। और कितना से कितना किलोमीटर में? 6 से 12 किलोमीटर में। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, ऐसा नहीं केवल उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में भी वही डायरेक्शन है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली है, ज्यादा तेज बहती है, ज्यादा शक्ति रहता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। इसमें वायु 120 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उत्तरी गोलार्ध में। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक है। जब एकाएक तेजी से हवा गुजरेगी ना, तो हम लोग बरनौली पर में जानते हैं। कौन पर में?
जिसमें एकाएक तेजी से कुछ भी गुजरेगा ना, तो नीचे के चीज ऊपर उठे लगेगा। ऐसा नहीं होता है? पंखा इतनी तेजी से गुजारिए इधर से, तो पन्ना ऊपर उठे लगेगा, नीचे नहीं, ऊपर उठेगा। टीना वोना देखते हैं, करकट जो घर बना रहता है, तेज हवा चलती है तो ऊपर उठता है कि नहीं? क्या ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि देखिए, गुण समझिए, बर्नौली थ्योरी क्या है। अगर कहीं मतलब क्या है कि टीना है, तो नीचे भी हवा का प्रेशर लगभग उतना ही है, ऊपर में भी उतना ही है, तो हिल डोल नहीं रहा है, टीना फिक्स है, क्योंकि ऊपर प्रेशर उतना ही लग रहा है। लेकिन एकदम ध्यान दीजिए, समझिए, बर्नौली थ्योरी समझ रहे हैं, छोटा बात समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, वो तो कोई समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? तो जब एकाएक जो है तेजी से हवा चलती है, एकाएक तेजी से हवा चलेगी, तो हम लोग जानते हैं ना, ऊर्जा नियत होता है हर जगह। तो जब तेज चलेगी तो गतिज ऊर्जा वो हवा के कण के बढ़ गया, जब तेज चलेगी हवा तो गतिज ऊर्जा वो हवा के बढ़ गया, तो एक चीज बढ़ा है तो एक चीज घटेगा। क्या घटेगा? तो उसकी जो है दाब ऊर्जा, कोई भी यहाँ पर 3 प्रकार के दीवार पर, जो ऊपर में जो फर्श है, जो करकट है, तो ऊपर में हवा में 3 प्रकार के ऊर्जा है। एक ऊर्जा है वो कण सब है, तो ओकरा में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। एक गतिज ऊर्जा है, आया थोड़ा ना थोड़ा हवा तो गति करिए ना रहा था पहले उसे, तो गतिज ऊर्जा भी है। और एक दाब लगा रहा है नीचे की ओर हवा, तो दाब ऊर्जा भी है। तो जब गति बढ़ा, एक तरफ गतिज ऊर्जा बढ़ा, तो ई दोनों में से कोई घटेगा, क्योंकि ऊर्जा हर जगह क्या होता है, नियत होता है। तो कण उतने ऊंचा है, ऊंचाई बढ़ने पर कणों की स्थितिज ऊर्जा घटती बढ़ती, तो कण तो वही जगह है, तो स्थितिज ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगा। गति बढ़ गया तो अब घटना क्या होगा, दाब ऊर्जा, प्रेशर जो दबा रहा था ऊपर से नीचे ज्यादा, अब वो कम दबाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये हल्का हो गया, दबाव कम हो गया, वो टीना पर ऊपर से, काहे कि गति बढ़ गया है, तो दबाव क्या हो गया है, कम, दाबे की कैपेसिटी क्या हो गया, कम, तो ये नीचे वाला तो उतने हैं, तो ऊपर उठा देता है, इसलिए टीना ऊपर उठे। या प्लेटफॉर्म पर तेज ट्रेन चलती है, आप बगल में हैं, आप सोचेंगे कि सट थोड़ा ही रहे हैं, बगले में खड़ा रहते हैं, ट्रेन तो इधर से ना गुजर जाता है, थोड़ा दूरी रहता है, आप सोचिएगा कि नहीं खींच पाएगा, खींचा दीजिएगा ट्रेन। कैसे? काहे कि इधर से तेज गतिज ऊर्जा बढ़ी ना, तो बीच का जो है दाब ऊर्जा कम हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण हवा के दाब ऊर्जा क्या हो गए, कम, तो यहाँ दबाव कम, यहाँ दबाव उतने हैं, इन्हें कम हो जाएगा तो इन्हें से धक्का नहीं मार देगा, समझ रहे हैं ना? तो यहीं से धक्का मार देता है, आप टकरा जाते। ऐसा नहीं सोचिए कि बस चल रहा है, आप बाइक चला रहे हैं, इधर से बस तेजी में है, आप भी तेज करिए, आप सोचिए कि सट थोड़ा ही रहे हैं, इससे खिंचाएगा, थोड़ा दूरिये पर ना है, लेकिन आप दूरे रहिएगा, ठीक है ना, खींच लेगा आपको। क्यों? क्योंकि गति के कारण बीच में जो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो इधर वाला प्रेशर धक्का दे देगा, प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर लो प्रेशर को धक्का देगा ना, धक्का दे देगा। तो इसी थ्योरी को कहते हैं कौन सी, बर्नौली थ्योरी, इसमें ऊर्जा नियत होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो दाब ऊर्जा घटती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ऊपर में हवा तेज चलेगी, जेट प्रवाह, तो नीचे वाला हवा सब क्या होगा, ऊपर एकाएक उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा? तेजी से जब इसकी गति करा दिया, फास्ट में चल गया ऊपर में, तो नीचे वाला हवा क्या होगा, ऊपर में प्रेशर कम कर देगा इसके अगल बगल में, तो नीचे वाला हवा डायरेक्ट ऊपर की ओर उठेगी, ताकि इधर प्रेशर कम आया है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ऊपर की ओर उठेगी, तो एकाएक जो है बीच में बन जाएगा निम्न दाब, जहाँ से उठ गया एक बार, तो जहाँ पर था वहाँ से उठ गया तो वहाँ खाली हो जाएगा एक बार, तो निम्न दाब, तो थोड़ी देर में बाहर की हवा भी उसका भरने की कोशिश करेगा, तो कौन केस हो जाएगा, चक्रवात। बात समझ रहे हैं? एकाएक कोनो बीच में उच्च दाब से हवा तेजी से ऊपर की ओर उठे लगता है, तो क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात। तो जब ये जेट स्ट्रीम जब बहेगी ना, चक्रवात आएगा, प्रति चक्रवात आएगा, तेज हवा चलेगी तो आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? और इस केस में नमी युक्त कण अब तेजी से ऊपर उठे भी लगेगा, जाके बादल बनाएगा और वर्षा, तब जेट स्ट्रीम यानी जेट प्रवाह का प्रभाव होगा। जेट प्रभाव वायुमंडलीय विक्षेपों, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान, वर्षा उत्पन्न करेगा, इसका प्रभाव जेट के कारण।
आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। आखिर इक्कीस क्यों आता है जेट प्रवाह? तो इस आधुनिक खोज के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। देखिए, एशिया में एक मानसून पवन चलती है जून के समय में, जो कि अरब रेगिस्तान से चलती है। समझ रहे हैं? अरब रेगिस्तान नहीं, अरब सागर से चलती है। और याद रखिएगा, इसके कारण जो है ऊपर में तेज हवाएं चलने लगती है, जेट स्ट्रीम आता है। इसके कारण मानसून पवन के कारण जेट स्ट्रीम आता है, और जेट स्ट्रीम के कारण आंधी तूफान चक्रवात प्रतिचक्रवात आता है। ठीक है ना? अभी एगो मोथा नाम का जो है, क्या मोथा ही ना, तूफान आया था कि नहीं आया था? तो जिसके कारण वर्षा हो रहा था, ठंडी लगने लगा था ज़्यादा। और ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जेट स्ट्रीम आता है ना, जेट प्रवाह जिसे कहते हैं, ये आता है तो सही तापमान को संतुलन करता है, तापमान वितरण को। क्योंकि एकाएक तेजी से ऊपर में बह गया, तब हवा को तितर बितर जहाँ कम गर्म ज़्यादा गर्म था सबको मिला जुला दिया। कहीं एक जगह ज़्यादा गर्म था, एक जगह कम गर्म था, एकाएक तेजी से ऊपर में चल के सबके एक दूसरे से घुला मिला दिया, समान वितरण कर दिया कि नहीं कर दिया? जेट स्ट्रीम जो है तापमान को समान वितरण करता है। इतना बात, को बात छोड़े वाला बात है, सब बात इम्पोर्टेंट है। जेट स्ट्रीम से किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है कि संकरा विसर्पी नालिकार हवा जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तो उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। उत्तरी गोलार्ध में रफ्तार ज़्यादा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम रहता है ना? और यह जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभ, परिणाम क्या होगा इसका? विक्षोभ आएंगे, चक्रवात आएगा, प्रति चक्रवात आएगा, आंधी तूफान वर्षा होगी। और माना जाता है उत्पन्न कैसे होता है? ये मानसून पवन जो आती है भारत में अरब सागर से, उसके कारण विश्व में आती है बड़ा वैश्विक स्तर पर। और याद रखिए, इससे एक और प्रभाव होता है कि तापमान संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशि, एयर मासेस, वायुमंडल का वह विशाल एवं संतृप्त भाग, विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो। वायु राशि किसे कहेंगे? वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान आर्द्रता भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि का। अब जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल कई किलोमीटर तक, तो मान लिए 1 किलोमीटर तक या 200 मीटर तक, पृथ्वी की सतह से कितना, 200 मीटर तक एक फिक्स उसकी तापमान हो, और नमी धारण करने की क्षमता को आर्द्रता कहते हैं। हवा कितना नमी धारण कैले है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है, इसमें नहीं भरा। अरे, हवा कितनी नमी धारण, हवा के कण नमी कितना धारण कैले है, ये हवा में नमी भी है। ठीक है ना? उतना नमी है कि हम लोग को पसीना वसीना नहीं आएगा, उतना ही है। ठीक है ना? नमी है हवा में। देखते वर्षा वर्षा हो जाता है तो दीवार पर रिसाव होने लगता है, नमी आवे लगता है दीवार पर, तो उस समय समझिए आर्द्रता बढ़ गई। आर्द्रता जनरली अगर रहेगा ना 45%, जितना माने आदत, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जितना हवा के कण को सोखे के कैपेसिटी है वो का 45% सोखले रहेगा, तो कहेंगे आर्द्रता कितना है? 45%। सोखे के कैपेसिटी हवा के जितना है पूरा सोख लेगा तो ओकरा बाद चारों तरफ पानी पानी होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसा के सभी नहीं है। अभी कितना होगा? अभी अच्छा लग रहा है 45% आर्द्रता, यानी जितना ये हवा के नमी धारण करने की कैपेसिटी है, कितना परसेंट धारण कर ले? 45%। तो शरीर के लिए अनुकूल होता है। कम होगा सूखे लगेगा शरीर, समझ रहे हैं ना? सूखापन, हवा सूखा लगेगा। ठीक है ना? और ज़्यादा हो जाएगा तो पसीना टाइप से पसीजल पसीजल शरीर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अभी ठीक है। तो ये आर्द्रता जो है, हवा में नमी कितना धारण कर ले उसे क्या बोलते हैं? आर्द्रता। तो आर्द्रता सेम हो, तापमान सेम हो एक फिक्स लेयर में, फिक्स ऊंचाई तक, तो वैसे समूहों को वायु राशि का, एक वायु राशि यहाँ होगा, ऊपर में फिर तापमान चेंज हो जाएगा, आर्द्रता दोनों की अलग 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 हो जाएगी, तापमान आर्द्रता एक जैसा होगा ऊपर में, तो उसकी वायु राशि एक प्रकार की हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लेयरों के समूह को कहते हैं कौन सी? वायु राशि। ऐसे बहुत सारे लेयरों को कहते हैं कौन सी? वायु राशि। इसका तापमान सेम हो, इसका
आर्द्रता सेम, तो एक गो लेयर नहीं होगा, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 20-30 गो लेयर होगा, सबको वायु राशि का। अगर आर्द्रता सेम, तापमान सेम फिक्स जगह तक रहे, बदल जाएगा तो वो अलग वायु राशि हो जाएगा। क्लियर है ना? तो वायु राशि कहते हैं किसे? वायुमंडल का वह विशाल विस्तृत भाग काफी दूर तक फैला हुआ, जिसकी तापमान आर्द्रता जैसे भौतिक लक्षण एक समान हो। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत हो सकती है, माने क्षैतिज रूप से, पर में नहीं, इसे सैकड़ों किलोमीटर तक एक तापमान एक आर्द्रता के हो सकता है। और यह एक वायु राशि में कई परतें होती है, लेकिन एक वही वायु राशि है, इसी में 20 गो परत हो सकता है। कि वायु राशि में क्या परत हो सकते हैं? 20 परत, समझ, माने एक से ज्यादा परत हो सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि एगो वायु राशि है तो एक गो परत हो गया, एकरों में 20-30 गो परत माने बांट दिए, इतना भाग को 20 भाग में बांट दिए, तो एक एक परत वो कहलाएगा। एक वायु राशियों में कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। ठीक है, कई परत है, तो परत भी याद रखिएगा, एकदम समानांतर समानांतर नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? परत भी है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, माने परत का मतलब हुआ, परत का मतलब हुआ के आधार पर परत बना गया, तो ठीक है टेढ़ा मेढ़ा है तो काहे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझना ना पड़ेगा, समझा दीजिए। टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण है कि जहाँ तापमान आर्द्रता सेम होगी तो उसी हिसाब से उसको खींचा गया है। तो हो सकता है इसे सीधे सीधे जा रहा हो, उसके बाद इसकी तापमान आर्द्रता ऊपर वाला हवा में सेम हो रहा हो तो ऊपर चल गया, फिर नीचे वाला में सेम हो रहा हो तो नीचे चल गया। इस तरीके से तापमान आर्द्रता सेम के आधार पर परत बटा गया है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से बहुत सारे परतें हैं एक वायु राशि में, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी टेढ़ा मेढ़ा क्षैतिज दिशा में फैली है, क्षैतिज रूप में आगे बढ़ेगी। प्रत्येक परत में वायु के तापमान आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। वो परत के आधार, परत को बांटा गया है किसके आधार पर? एक तो वायु राशि में एवरेज कह दिए कि तापमान आर्द्रता सेम है, एवरेज, और फिर इसको भी कई परत में बांटा गया वायु राशि के, तो एक परत में एक एवरेज नहीं है, फिक्स, समझ रहे हैं ना? इसकी आर्द्रता है तो ऊपर नीचे इस टाइप से आगे बढ़ रही है, वो भी आर्द्रता और तापमान के हिसाब से परत को भी बांटा गया है। वायु राशि को भी तापमान आर्द्रता के हिसाब से, तो वो औसत, समझ रहे हैं ना? उसमें थोड़ा कम ज्यादा भी है, ठीक है। और परत को एक समान तापमान और आर्द्रता के हिसाब से बांटा गया है। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है बात है कि नहीं? प्रत्येक परत वायु के तापमान आर्द्रता में स्थिति लगभग समान होती है। यह जल, वायु और मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जलवायु कैसी है, मौसम कैसी है, सब जानने के लिए वायु राशियों की परतों को जानना जरूरी है, तो हम लोग जानते। अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो क्या है? सबसे पहले जानते हैं वताग्र। जब दो भिन्न प्रकार के वायु राशियां, वायु राशि समझ रहे हैं, एक तो वायु राशि ई हो गया जिसमें कई लेयर है, तो ऊपर एक वायु राशि हो जाएगा, ठीक है। तो दो वायु राशि, परत नहीं, दो वायु राशि, एक वायु राशि में कई परत है, ठीक है ना? तो दो वायु राशि के बाद दो भिन्न भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वताग्र कहते हैं। यानी एक वायु राशि ऐसे है जा रही है, एक ऊपर में एक वायु राशि ऐसे जा रही है, दोनों जो सटा हुआ है के बीच वाला भाग को, दोनों के बीच वाला भाग को, ठीक है ना, वताग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वताग्र कहते हैं। वताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वताग्र, उष्ण वताग्र, अच्चर वताग्र, अधिविशिष्ट वताग्र। सबसे पहले पढ़ेंगे शीत वताग्र। जब शीतल और भारी वायु, शीतल और ठंडी और भारी, यानी वेट भी ज्यादा है, ठंडा भी, कणों की संख्या ज्यादा है वहाँ, तो जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को, माने काफी शक्ति लगा के, ठीक है ना, गर्म वायु को, उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वताग्र कहते हैं। माने नीचे वाला जो एक वायु राशि है, एक ऊपर वाला वायु राशि,
ये दोनों जो है जब जहाँ मिला एक जगह, ठीक है, तो यहाँ पर शीतल और भारी वायु, ये ऊपर वाला गर्म वायु के धक्का देते हुए ऊपर उठे, ठीक है ना, माने आक्रामक हो जाए। शीतल ठंडा भी है, भारी भी है। आक्रामक हो गया माने इसको एकदम धक्का देते देते ऊपर उठ रहा है, गर्म वायु के धक्का देते हुए। तो ऐसे बीच के क्षेत्र को, माने ऊपर उठना चाह रहा है, तो ऐसे बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतवताग, के क्षेत्र को वताग्र कहते हैं। तो जब ऐसा केस रहे कि शीतल भारी वायु गर्म वायु के ऊपर चढ़ना चाहे, तो उसको क्या बोलेंगे? शीतवताग्र। अब है उष्णवताग्र, तो गर्म वायु राशियां, शीतल नहीं, गर्म वायु राशि आक्रामक होकर के ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़े। अब नीचे ही गर्म रहे वायु राशि है, और ऊपर वाला शीतल है, गर्म शक्ति लगा के ऊपर उठना चाहे, तो वैसे बीच के संपर्क क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णवताग्र। अचरवताग्र, जब जब वताग्र स्थिर हो जाए, इन्हें अचर वताग्र कहा जाता है। अर्थात ऐसे वताग्र जब कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती, जो सटा हुआ तो है लेकिन एक दूसरे को प्रेशर नहीं डाल रहा है, ऊपर नहीं उठना चाह रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? अचर वताग्र। ठंडा गर्म भी हो सकता है, गर्म ठंडा भी हो सकता है, नीचे गर्म भी हो सकता है, नीचे ठंडा भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठंडा वाला ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो शीतवताग्र, और गर्म वाला ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उष्णवताग्र। ये ना पढ़े। अब एक अधिविशिष्ट वताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, ऐसे वताग्र को अधिविशिष्ट वताग्र का मतलब ये कह रहा है, ये जनरली नीचे होता है, सतह के काफी नीचे। क्या होता है? जब ये दोनों वायु राशियां, ठीक है, ये वताग्र है इस टाइप में, और ऊपर में बढ़ रही है, नीचे में दोनों मिला, लेकिन इतना तेजी से टक्कर हो रहा है दोनों के, इतना तेजी से टक्कर हुआ कि टक्कर होने के बाद ही डायरेक्ट ऊपर उठ जा रहा है। इससे दोनों वायु राशियां आ रहा है, ठीक है ना, टक्कर मार करके एक ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वताग्र को क्या बोलेंगे? अधिविशिष्ट वताग्र, ठीक है ना। ऐसे वताग्र को क्या बोलेंगे? अधिविशिष्ट वताग्र। वताग्र मध्य अक्षांश में ही निर्मित होते हैं, ये विषुवत रेखा के आसपास नहीं, ध्रुव के आसपास नहीं, 45 डिग्री अक्षांश, 0 से 90 के बीच में कितना मध्य कितना कहेंगे? 45 डिग्री अक्षांशों में वताग्र बनते हैं, निर्मित होते हैं, और तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है। इसके कारण यहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और तापमान में भी अंतर ज़्यादा हो जाता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा कराते हैं। और ये अचानक ही वताग्र का केस बनता है, तो अब वायु एक दूसरे के ऊपर शीत उष्ण इस सब का वताग्र आएगा, तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ करके सभी नमी युक्त कण बादल बनाएंगे और वर्षा कराएंगे। मध्य अक्षांश में वताग्र बनता है। अब जानना है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यही ना लिखा हुआ है, के बाद बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, साइक्लोन माने चक्रवात। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधीय से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। माने वैसी चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्ण कटिबंध में नहीं, मध्य और उच्च अक्षांश में, यानी कि 45 से 60 या 60 से 90 के बीच में जो चक्रवात बनता है। चक्रवात का मतलब बीच में जो चक्रवात बनता है, चक्रवात का मतलब बीच में निम्न दाब, एक फिक्स जगह में काफी बीच में हवा का प्रेशर एकदम कम हो जाए, बीच में चारों तरफ जो है हवा का प्रेशर ज्यादा रहे। कभी ऐसा हो जाता है बीच की हवा उठ गया ऊपर की ओर, समझ रहे हैं ना, दो हवा का लेयर वायु राशि टकराया और सब के सब ऊपर उठ गया, तो बीच में खाली हो जाएगा कि नहीं खाली हो जाएगा? तो बाहर से वो हवा सब उस जगह को भरना चाहे, इसे चक्रवात का क्या बोलते हैं। तो इस चक्रवात का केस जब 45 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी के बीचों बीच वाला को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, उसके ऊपर 45 डिग्री वाला अक्षांश, जिसमें अमेरिका देश सब आता है, बात समझ रहे हैं ना।
उन क्षेत्रों में 45 डिग्री या उससे ऊपर, यानी मध्य अक्षांश या उससे उच्च अक्षांश में जो चक्रवात आता है उसे बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, या उसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। 45 डिग्री ऊपर वाला में जो चक्रवात आएगा उसे क्या बोलेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक बदलाव ला देगा, लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि एकाएक हवा जहाँ है वहाँ से उठ के दूसरे जगह चल गया, इस जगह को भरने के लिए। जहाँ से चल जाएगा हवा के कण, ठीक है ना, तो वहाँ पर जितना भी वायु दाब लग रहे थे वहाँ पर वायु दाब कम लगने लगेगा, हवा का प्रेशर कम लगने लगेगा, ठीक है। तो जब दाब मान कम होता है, ठीक है ना, वायु दाब का मान कम होते हैं तो नमी युक्त कण वर्षा वगैरह का केस होगा, ठीक है। तापमान में अंतर हो जाएगा, ये सब मौसम बदलाव लाता है। एक मौसम में बदलाव आ जाए, एक हो सकता है वर्षा होने लगे, आंधी तूफान आ जाए इस चक्रवात के कारण। नहीं, चक्रवातें ना आया था मोथा, जिसके कारण जो जहाँ उतना वर्षा नहीं होना है, ठंडा लगे लगा, वर्षा होने लगा, तो नहीं होना चाहिए था। तो इस सब मौसम में बदलाव ला देता है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वताग्र के साथ साथ बनते हैं। ये क्यों बनता है? तो इसका एक और कारण है। ध्रुवीय वताग्र, ध्रुव से जो वायु राशियाँ आती है ये ध्रुवीय पवन कहते हैं। याद है ना सब किन्हीं को? जो कि एक प्रचलित पवन है, जो कि एक अस्थाई पवन है। तो उधर से जो वायु राशियाँ, विशाल वायु राशियाँ जो आती है, एक दूसरे के ऊपर उठती है, तो क्या बोलते हैं? वताग्र। तो जिसके कारण एकाएक ऊपर उठ जाने के कारण जब ये 60 डिग्री 45 डिग्री के आसपास जब ध्रुव से चल करके आ जाती है, तब यह जो है चक्रवात का केस बन शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और आरंभ में वताग्र अचर रहता है, शुरुआत में शीत उष्ण वताग्र नहीं होता है, या विशिष्ट वताग्र नहीं होता है। शुरू में क्या रहता है? अचर। धीरे धीरे उसका लक्षण प्रकट होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वताग्र के दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध में जो वताग्र बनते हैं, दक्षिण में कोष्ण यानी उष्ण, कोष्ण का मतलब उष्ण, यानी उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री 60 डिग्री के आसपास बहिरुष्ण कटिबंध में पड़ रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा कि नहीं 45 डिग्री 60 डिग्री? इसके आसपास जो वताग्र बनता है वह उष्ण बनता है। उष्ण वताग्र यानी गर्म हवा ऊपर उठती है और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। यानी कि दक्षिण या वताग्र के दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध के वताग्र के दक्षिण में कोष्ण, वताग्र उत्तरी गोलार्ध में वताग्र दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है। यानी सिंपल याद रखना है, जो ध्रुवीय पवनें चलती है तो यहाँ पर्वताग्र का केस बनता है और डायरेक्शन इस टाइप से बन जाता है कि चक्रवात आ जाता है। क्योंकि घुमावदार हवा बहेगी तभी चक्रवात आए, घुमावदार हवा नहीं बहेगी तो चक्रवात नहीं आएगी। और चक्री के आकार में आएगा तब ना चक्रवात नाम है, चक्र के रूप में हवा चले। इस चक्रवातीय प्रवाह के बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वताग्र एक शीत वताग्र होता है। और दो कारण होता है इसका, उष्ण वताग्र भी और शीत वताग्र भी। यानी गर्म हवा भी ऊपर उठती है और ठंडा हवा भी ऊपर उठती है। उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो उष्ण वताग्र कहते हैं। और उष्ण वताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देता है। जब ऐसा हो तो तुरंत ऊपर में बादल बन जाते हैं थोड़े देर में ही, चक्रवात आने के थोड़े देर में ही, तब ना वर्षा होना शुरू हो जाता है। शीत वताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं और कपासी मेघ वर्षा नहीं कराता है। ये नहीं चक्रवात आया तो वर्षा होगा ही होगा। अगर उष्ण वताग्र हुआ है तो वर्षा होगा, शीत वताग्र हुआ है तो वर्षा नहीं होगा, क्योंकि उष्ण वताग्र में स्तरीय बादल बनते हैं। अस्तरीय बादल वर्षा कराता है, कपासी बादल वर्षा नहीं कराता। अभी बादल के टाइप हम लोग पढ़ेंगे,
तो स्तरी बादल वर्षा कराता है और कपासी बादल वर्षा नहीं कराता। रुई जैसे रखा रहता है ना, ऐसे आकाश में बादल दिखाई दे तो वो कपासी बादल है। ऐसे नीला रूप में सलेटी रंग में दिखाई देता है जो वर्षा कराता है, तो वो स्तरी बादल होता है। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, अगर कहें यहीं की शीतवताग्र वाला कपासी में बनते हैं, शीतवताग्र उष्णवताग्र की अपेक्षा, शीतवताग्र उष्णवताग्र की अपेक्षा, ध्यान दीजिए पेज नंबर कितना पढ़ रहे हैं, 117 116 भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें है शीतवताग्र, कपास में शीतवताग्र उष्णवताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्णवताग्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं। शीतवताग्र उष्णवताग्र की अपेक्षा तेजी से चलता है। दो प्रकार के वताग्र उत्पन्न होता है, शीत और उष्ण, लेकिन तेज गति के का रहता है, शीतवताग्र। जेका तेज गति होगा वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी शीतवताग्र उष्णवताग्र के ऊपर चढ़ जाती है, उष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता, अधिविशिष्ट वताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। और चक्रवात कैसे खत्म होता है, जब शीतवताग्र उष्णवताग्र को ढक लेती है और एक ऊपर की ओर उठने लगती है, तब उस केस में अधिविशिष्ट वताग्र बन जाता है। एक ऊपर उठना कौन वताग्र है, अधिविशिष्ट वताग्र। और धीरे धीरे चक्रवातीय हवा खत्म हो जाती है, 3-4 दिन में अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितना चक्रवात का प्रभाव वताग्र के कारण होते हैं। अब जानना है कि तो शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात पर, अब जानना है उष्ण कटिबंध में चक्रवात कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या प्रभाव डालते हैं। यानी कि 0 से 30 डिग्री के बीच के जो चक्रवात पर ये खूब शक्तिशाली होता है। ध्यान दीजिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर भी हो सकते हैं। कितना ऊंचा तक ये चक्रवात जा सकता है, 12 से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक भी चक्रवात हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा होती है। ऊर्जा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से आता है, हवा ऊर्जा पा करके ही ना गति करेगा तेज, तो कहाँ से उसको ऊर्जा मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवा को, समुंदर से। कहाँ से मिलता है, समुंदर में सूरज की प्रकाश पड़ती है तो जलवाष्प बनते हैं, याद दे ऊपर जा करके संघनन की क्रिया माने एक जगह आकर के सटने लगता है। समुंदर में से जलवाष्प बना, ऊपर गया तो संवहन की क्रिया का है, और ऊपर में जाके सटने लगा नजदीक नजदीक तो संघनन की क्रिया का है। तो ज्यादा कण आ गया एक जगह, ज्यादा कण आ गया तो शक्ति आ गया, कण ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो ऊर्जा उसको उसी से मिलता। और ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाता है। जो हम लोग पढ़े ना बहिरुष्ण कटिबंधीय, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली नहीं होता है। बहुत शक्तिशाली कौन होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। और ये बहुत आक्रामक होते हैं और विनाशकारी, अत्यधिक वर्षा, तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। एगो तो फेसबुक में ऐसा बना दिया था, एक कुत्ता जो है, ठीक है ना, उस मोन्था और चक्रवात जो आया था तो कुत्ता उड़ी आ गया, ठीक है ना, ऐसे दिखा रहा था कि कुत्ता कुत्ता जो ऐसे चल रहा था एकाएक उड़े लगा, चक्रवात इतना तेज था। तो ये चक्रवात जब आता है ना उष्ण कटिबंध में, काफी विनाशकारी, काफी तेज, वास्तव में तेज था चक्रवात, ठीक है ना। हम लोग की तरफ तो उसका प्रभाव केवल नजर आया, वर्षा वर्षा। तटीय भागों में उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ तटीय भागों में इतने झोपड़ी उपड़ी के घर तो सब उड़ा के फेंक दिया। वहाँ समझ रहे हैं ना, तेज रहता है, विनाशकारी रहता है। और चक्रवात केंद्र में यह जो है चक्रवात विध्वंस
विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायु दाब प्रवणता बहुत ही अधिक होती है। चक्रवात केंद्र गर्म वायु, निम्न वायु दाब एवं मेघ रहित क्रोड होता है। यह केंद्र में गर्म वायु हो जाता है। कब चक्रवात आता है? जब निम्न वायु दाब रहता है, इतना तो जानते ही हैं। साथ में गर्म भी हो जाता है। एक तो वायु दाब कम है और गर्मी ही ज़्यादा रहेगा तभी ना वायु दाब कम होगा, क्योंकि गर्म पा करके कण फैल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। गर्म भी निम्न वायु दाब का कारण भी है कौन चीज? टेम्परेचर बढ़ जाना। गर्म काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बीच में वायु दाब कम हो जाएगा, मेघ रहित क्रोड बन जाता है, यानी बादल उदल वहाँ थोड़ा भी नहीं रहता है उस समय। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, लेकिन उसके किनारे किनारे जो है हवा की मात्रा ज़्यादा होती है, सर्पिल आकार में, यानी कि स्पाइरल आकार में हवा चल रही होती है। और यह 150 से 250 यह जो है विकसित इसकी सर्पिल पवनों की संरचना होती है। इसकी आंख कहा जाता है, माने उस जो पवन जो किनारे किनारे उसके है, बीच के किनारे किनारे, वो का आंख है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी कितना सेंटर हो सकता है जहाँ निम्न वायुदाब बना है, उस सेंटर, उस बीच जहाँ पर निम्न वायुदाब बना है, उसकी व्यास कितना हो सकती है? 150 से 250 किलोमीटर, उतना बीच का सेंटर हो सकता है चक्रवात का। कितना से कितना बोलिए तो? 150 से 250 किलोमीटर के बीच प्रभावित हो सकता है। और इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत रहता है क्योंकि निम्न वायुदाब है। पवनों का अवतलन होता है। निम्न हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में इसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं, अटलांटिक चक्रवात के नाम से हम लोग जानते हैं। हर जगह चक्रवातें नहीं बोलता है, हम लोग बोलते हैं चक्रवात। और हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन बोलता है, हम लोग चक्रवात बोलते हैं। अटलांटिक महासागर के लोग क्या बोलता है? हरिकेन के आसपास के लोग। और पश्चिमी प्रशांत दक्षिणी चीन सागर में, यानी जापान चीन में टाइफून बोलता है। जापान चीन में क्या बोलता है? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। हम लोग साइक्लोन चक्रवात कहते हैं, जापान चीन के लोग इसी को टाइफून कहता है, और अटलांटिक महासागर के तटीय भागों के लोग इसे हरिकेन कहता है, और ऑस्ट्रेलिया के बिल्ली बिल्ली कहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न विकसित होते हैं। और देखिए, चक्रवात जो है उष्णकटिबंध में समुद्र के कारण आता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में समुद्र के कारण नहीं, स्थलीय भाग के कारण ना बात भी आती। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, महासागर से ही उत्पन्न होता है चक्रवात, स्थल से नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्णकटिबंधीय समुद्र में नहीं उत्पन्न होता, स्थल में उत्पन्न होता। इसकी उत्पत्ति के विकास के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। समुद्र के ऊपर में तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री से अधिक। कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, जो हवा को तेजी से घुमा देता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उसे क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। तो वहाँ खूब घुमावे की कैपेसिटी हो। ऊर्ध्वाधर पवने की गति में अंतर कम होना। ऊर्ध्वाधर जो ऊपर उठती है पवन, उसकी गति, पवनों की गति में अंतर कम होना। ऊर्ध्वाधर उठ रही पवनें, एक यहाँ से पवन ऊपर उठ रही है, एक इधर से पवन उठ रही है, तो दोनों की गति के ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर वही रफ्तार से उठ रहा है, अयो बगल में उसी रफ्तार से ऊपर की ओर पवनें उठ। ये वो केस होना चाहिए चक्रवात के लिए। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, बीच में एकदम निम्न दाब बन जाए। समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, समुद्र तल जो ऊपरी लेवल है, समुद्र तल का तो ऊपरी भाग को समुद्र के, तो ऊपरी अपसरण यानी कि ऊपर की ओर हवाओं को भागना, फैलना, कहते हैं ऊपरी अपसरण। अपसरण माने फैलना, ऊपर तेजी से ऊपर फैले भी हवा,
तब आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र। शर्त है चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। चक्रवात सबको और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ऊपर में हम लोग पढ़े ना कि संघनित होने लगती है कण सब, तो कण ज़्यादा आ जाता है कमे जगह में, तब प्रेशर ज़्यादा लगावे लगता है, जिसके कारण उस कणों में चक्रवातीय पवनों में ऊर्जा आती है। पहले भी पढ़े थे, संघनन की क्रिया के कारण जो है चक्रवातों में ऊर्जा आती है। और इस प्रक्रिया द्वारा कपासी स्तर के मेघ बनते हैं। कैसा बादल बनता है चक्रवातीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात में? कपासी मेघ, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। तूफान के केंद्र को घेर देती है कि जब ही नहीं आओ, अभी और एकरा के निम्न दाब बनाते हैं। चारों ओर से बादल घेर दिए रहता है और एकरा के सुखाई रहता है, ऊपर में आके संघनित होकर सटवी रहता है अपने ओर ऊपर में, समझ रहे ना? एकरा के और निम्न दाम बनौले रहता है। खूब निम्न दाम बजेगा तब एक बार इसको भरेंगे, तो ये उत्पन्न करता है संघनन की क्रिया कर करके उसे और निम्न दाब, ताकि तेज आंधी तूफान आए एक बार। यानी घेरले रहता है कि और जो है कोई जाके हवा सब अंदर में अभी नहीं जाओ, अभी और एक खाली करो एक टूट पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? समुद्रों में लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं। अगर आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता बहुत दिन तक समुद्र के ऊपरी लेयर खूब नमी धारण कर रहा था, हवा उसके ऊपर वाला नमी को खूब धारण करता है, तो इसका दीर्घकालीन परिणाम होता है कि कुछ दिन के बाद चक्रवात आएगा। अगर नमी धारण नहीं कैले रहेगा, वही ना नमी ऊपर में जाकर के जो है घेरेगा, फिर सब हवा को ऊपर उठाएगा और फिर एकाएक चक्रवात आएगा। तो बहुत दिन तक समुद्र तल के ऊपर में अगर हवा से नमी धारण कर रहा है, समझिए चक्रवात आने वाला। लगातार आर्द्रता आपूर्ति के तूफान अधिक प्रबल, समुद्रों में लगातार आर्द्रता आपूर्ति के ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पहुंच करके आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है, समुद्र से उत्पन्न होती है तो स्थल की ओर जब आती है तो आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और छीन होकर समाप्त हो जाती है। उधर से आ रही है तो खूब नमी धीरे लेके आ रही है, लेकिन स्थल तक आते आते धीरे धीरे जो है, क्योंकि स्थल में गर्म हवा है, तो धीरे धीरे उसकी आर्द्रता को खत्म कर देता है, छीन कर देता है। और वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचती है, तो चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं, यानी कि उतरा। लैंड यानी कि स्थल में, समझ रहे हैं ना? जब समुद्र को पार करके स्थल में आती है, तट के पास पहुंचती है, तो कहते हैं चक्रवात का लैंडफॉल हुआ, स्थल की ओर आगमन हुआ, गिराव हुआ स्थल की ओर। वे चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और वे अधिक विध्वंसक होते हैं। जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो चक्रवात आता है, वो केने से आएगा उसकी ठीक नहीं है, कौन दिशा में आएगा, ठीक है? और काफी जब भी आएगा विध्वंसक। दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्पष्ट वताग्र प्रणालियां होती है, यानी कि उष्णवताग्र और शीतवताग्र का के संबंध, इसमें वताग्र स्पष्ट होता है, बहिरुष्ण वाला पढ़े थे हम लोग। इसमें वताग्र प्रणालियां नहीं होती है, समुद्र में उत्पन्न हो रहा है आर्द्रता के कारण, समझ रहे हैं ना? वताग्र के कारण नहीं, पहला अंतर। दूसरा, इसकी उत्पत्ति जल स्थल दोनों पछा, बहिरुष्णकटिबंधीय जलों में हो सकता है, स्थलों में हो सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय केवल और केवल जल में हो, समुद्र में हो। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है, बहिरुष्णकटिबंधीय का ज्यादा एरिया में होता है, प्रभाव ज्यादा एरिया में डालता है, और उष्णकटिबंधीय बहिरुष्ण की अपेक्षा में कम प्रभाव, कम एरिया में होता है। पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है, यह पश्चिमी पवन के साथ पश्चिम से पूरब दिशा में, और यह पूरब से पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम से पूरब कौन है? बहिरुष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय पूरब से पश्चिम, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है।
पछुआ पवन का बहिरुष्णकटिबंधीय और व्यापारिक पवन का उष्णकटिबंधीय, दोनों अस्थायी पवन पढ़े न थे। अब पढ़ना है आर्द्रता। समय हो गया क्या? तो कल हम लोग समझेंगे आर्द्रता और कल खत्म भी हो जाएगा पूरा। अब उसके बाद फिर रटने वाला सब चीज आ जाएगा। वायुमंडल चैप्टर कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना? समय से पहुंच जाइएगा। कल लास्ट वायुमंडल सबसे बड़ा चैप्टर है ज्योग्राफी का, समझ रहे हैं ना? महाद्वीप के बाद, महाद्वीप से भी बड़ा चैप्टर है, सातों महादेश पढ़े ना, उससे बड़ा चैप्टर है। तो ये कल समाप्त हो जाएगा, तब फिर वहीं केवल रटने वाला जितना सब है, उसके बाद जल्दी ज्योग्राफी खत्म करके इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी। और विविध में याद कर लीजिएगा, जो बच गया है उसको, भारत के जो लेखक सब है, भारतीय लेखक, ठीक है ना, जो बच गया उसको पूरा याद करके वेद में। घर पर जाके पढ़िए, समझिए तो और स्पष्ट होगा।